तो हमारे बीच में आईजी साहब श्री राकेश गुप्ता जी, पुलिस महानिरीक्षक उज्जैन जोन, डीआईजी साहब श्री मनीष कपूरिया जी, पुलिस महानिरीक्षक उज्जैन रेंज, एवं एसएसपी साहब श्री सचिन अतुलकर जी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उज्जैन जिला, पधार चुके हैं। तो मैं चाहूँगा हमारी तरफ से हमारे इस्कॉन उज्जैन के पीआरओ साहब श्री राघव पंडित प्रभु जी, आईजी साहब, डीआईजी साहब और एसएसपी साहब का गुलदस्ता भेंट कर अभिवादन करें। एक ज़ोरदार तालियां आईजी साहब के लिए। आपको नीचे जाना पड़ेगा। मैं चाहूँगा सर अब डीआईजी साहब का अभिवादन करें। हरे कृष्ण। और मैं चाहूँगा श्री सचिन अतुलकर साहब का श्री राघव पंडित प्रभु अभिवादन करें। हरे कृष्ण। तो बिना ज़्यादा देर किए अब मैं श्री ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा, और ताकि वो हम सबका हृदय परिवर्तन करने के लिए अपना प्रवचन का शुभारंभ करें। जोरदार तालियों के साथ ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु का स्वागत करें कृपया। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले तो मैं आईजी सर को धन्यवाद देना चाहूँगा सहृदय कि उन्होंने हमको एक अपॉर्चुनिटी दी हमको प्रेजेंट करने के लिए। सर से हमने डिस्कस किया था, तो उसमें आया था कि क्या टॉपिक सिलेक्शन होना चाहिए। तो सर ने ही सजेस्ट किया था कि ऐसा कोई टॉपिक जो कि हमारे जीवन में काफ़ी रेलेवेंट हो। तो टॉपिक था जो हमने सेलेक्ट किया, ऑनेस्ट हार्ट इज़ द हैप्पीएस्ट हार्ट। साथ ही साथ में अभी पिछले 4 महीनों में हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे या मूविंग फ्रॉम स्ट्रेस टू स्माइल, इसके ऊपर काफ़ी जगह हमने प्रेजेंटेशंस दिए हैं, क्योंकि स्ट्रेस आज की समस्या है। खासकर पुलिस वालों को तो और ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, क्योंकि आपका नेचर ऑफ सर्विस इस प्रकार से है। तो आज हम कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं डिस्कस करने वाले हैं, बल्कि मैं खुद भी अपने जीवन में एक प्रैक्टिकल व्यक्ति रहा हूँ। जो चीज़ें समझता हूँ वही चीज़ें समझाने का प्रयास करता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई किताबी ज्ञान कहीं से लिया और कहीं पे दिया। इनफैक्ट मैं जब इस आध्यात्मिक रास्ते पर आया तो भी काफ़ी सोच विचार करके आया। आप में से कोई बता सकते हैं कि मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न कौन सा रहा होगा? Apart from the normal questions, how are you, how do you do? What is the most frequently asked question in my life? Any guess? जनरली पारिवारिक जीवन से यहाँ पूछते हैं, परंतु और ज़्यादा पूछते हैं लोग कि आप पढ़े लिखे थे, आप इंजीनियर थे, आपने एनआईटी भोपाल से अपना बीटेक किया, जहाँ लोग जाने की सोचते हैं। इसके बाद में आपकी नौकरी भी लगी, आपने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में 2.5 साल काम किया एज एन असिस्टेंट मैनेजर। तो फिर आप इस लाइन में कहाँ पर आ गए? तो दिस इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। बट देन आई काउंटर क्वेश्चन दैम टू दोज हु आस्क मी कि क्या आप सोसाइटी में एक पढ़ा लिखा डॉक्टर चाहते हैं? सब बोलते हैं हाँ। क्या आप पढ़ा लिखा इंजीनियर चाहते हैं? हाँ। क्या आप पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन चाहते हैं? हाँ। तो फिर पढ़ा लिखा साधु क्यों नहीं?
क्योंकि जनरली मेरे फादर भी कभी भी कोई टेम्पल विज़िट करते थे तो उन्होंने देखा कि कहीं भी जाते हैं वहाँ पे जो भी एक भगवान का रिप्रेजेंटेटिव रहता है वो तिलक लगाता है, फिर 10 रुपये मांगता है, कुछ बांधता है, 10 रुपये मांगता है। तो व्हेन अ पर्सन सीज ग्रीड इन अ साधु, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप्रोचिंग हिम टू रिमूव द ग्रीड फ्रॉम आवर हार्ट? देयर इज नो सेंस. So similarly, the Brahmanas used to lead the Vedic society, and it's very, very essential that the Brahmanas carry the honesty within their heart, carry the potential, carry the principles within their heart, and then only they will be able to impart the same. तो यहाँ पे मुझे लगा कि मैं डेफिनेटली सोसाइटी को एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी सर्व कर रहा था और करता रहता, परंतु जब मुझे लगा कि मैं एज अ इंजीनियर साधु सोसाइटी को ज़्यादा लाभान्वित कर सकता हूँ, उस समय पे मैंने जो है ये प्रोफेशन चूज़ किया. सो अल्टीमेटली आई वांटेड टू सर्व द सोसाइटी, एंड व्हेन आई फाउंड दैट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज इन विच आई कैन सर्व द सोसाइटी, आई ऑप्टेड दिस वे. तो ऑनेस्ट हार्ट इज़ द हैप्पीएस्ट हार्ट. पर इसमें मैंने साथ में स्ट्रेस मैनेजमेंट की भी थोड़ी सी स्लाइड्स ऐड की हैं, बिकॉज you in a police department carry a lot of stress, so it will be meaningful. मैंने इसके पहले रतलाम में भी एसपी ऑफिस में प्रोग्राम कंडक्ट किया था, और राजगढ़ में, और पुलिस लाइन ग्वालियर में. वहाँ पे सभी से मेरा एक प्रश्न था, सभी पुलिस वालों से, कि हमारे जितने भी क्राइम्स सोसाइटी में जो घटित हो रहे हैं, क्या हम उनको कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, या क्या हम उनको ऐसी कैटेगरी में डिफाइन करके बता सकते हैं क्या, जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं? मैंने कहा मेरे पास 3 कैटेगरीज हैं: करप्शन रिलेटेड क्राइम, वायलेंस रिलेटेड क्राइम, और सेक्सुअलिटी रिलेटेड क्राइम. क्या आप लोग एग्री करते हैं कि हमारी सोसाइटी में 95% क्राइम्स जो हो रहे हैं उनको हम इन 3 कैटेगरीज में पुट कर सकते हैं? करप्शन रिलेटेड क्राइम, सेक्सुअलिटी रिलेटेड क्राइम, और वायलेंस रिलेटेड क्राइम. क्या हम इन 3 कैटेगरीज में 95% ऑफ द क्राइम्स विच आर हैपनिंग इन द सोसाइटी कैन बी पुट इनटू दैम? कितने लोग लगता है कि हाँ रख सकते हैं? ओके. करप्शन रिलेटेड क्राइम्स की वजह है अनकंट्रोल्ड ग्रीड. वायलेंस रिलेटेड क्राइम की वजह है अनकंट्रोल्ड एंगर. सेक्सुअलिटी रिलेटेड क्राइम की वजह है अनकंट्रोल्ड लस्ट. दैट्स व्हाई कृष्णा सेज इन भगवद गीता, काम एषा क्रोध एषा रजोगुणा समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्य इदमेह वैरिणाम. कि माय डियर अर्जुना, दिस लस्ट, ग्रीड एंड एंगर आर योर मेन एनिमीज, एंड दे विल क्रिएट हैवॉक इन योर लाइफ. तो अगर हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं, इनके प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में अपनाते हैं और दूसरों में उत्साह पैदा करते हैं, तो ये 3 जो हमारे मिसगिविंग्स हैं, कौन कौन सी? लस्ट, ग्रीड और एंगर, काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों जो हैं ये कम होते चले जाएंगे, एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ हैप्पी सोसाइटी. टू द डिग्री सोसाइटी इज रियली रेडी टू embrace these principles. 3 प्रकार के गुण बताए गए हैं श्रीमद् भगवद गीता में: रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण. क्या होता है ये? ये हमारे नेचर्स हैं बेसिकली. जो हम संस्कार कैरी करते हैं वो हमारे विचारों को इफेक्ट करता है. जैसे होंगे संस्कार वैसे होंगे विचार, और वैसा ही होगा हमारा व्यवहार. संस्कार, विचार और व्यवहार. हम चाहते हैं कि हम सबसे अच्छे से व्यवहार करें, परंतु कर नहीं पाते. या हम चाहते हैं दूसरे भी हमसे अच्छे से व्यवहार करें, परंतु वो भी नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि हमारा जब तक संस्कार सही नहीं होगा, जब तक विचार सही नहीं होगा, जब तक विचार नहीं सही नहीं होगा, जब तक हमारा व्यवहार भी सही नहीं होगा. तो यहाँ पे हमको संस्कार लेवल पे बात करना आवश्यक है. तो 3 गुण होते हैं: सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण. ये तीनों गुण हम सभी के अंदर प्रेजेंट हैं.
जस्ट थोड़ा सा एक एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि सेम सिचुएशन डिफरेंट रिस्पॉन्स, कैसे कि एक ही स्थिति में अलग अलग व्यक्ति जो अलग अलग गुणों से प्रभावित है उसका अलग अलग रिस्पॉन्स होगा। छोटी सी स्टोरी 2 मिनट के माध्यम से बताना चाहूँगा। जैसे इसमें है ना, जैसे कि एक बार एक कैप सेलर, टोपी बेचने वाला, गर्मी के समय में आकर के थोड़ा विश्राम करने के लिए पेड़ के नीचे रेस्ट करने लगता है, सो जाता है। उसकी आंख लग जाती है। उसकी आंख जब खुलती है तो देखता है कि उसकी पोटली गायब, टोपी की पोटली गायब। देखता है तो ऊपर जो है वो बंदर उसकी पोटली जो है लेकर के चला गया है। अगर वो व्यक्ति तमोगुण के द्वारा प्रभावित है, मोड ऑफ इग्नोरेंस, तो वो क्या करेगा, अपना बाल खींचना शुरू कर देगा, अपना सिर जो है ज़मीन में पटकना शुरू कर देगा कि किस अशुभ मुहूर्त में मैं यहाँ पे आकर के लेटा और बंदर जो है मेरी पोटली लेकर के ऊपर पेड़ में चढ़ गया। अगर वो व्यक्ति रजोगुण के द्वारा प्रभावित है, मोड ऑफ पैशन, तो क्या करेगा, पास में पत्थर लेगा, पत्थर लेकर के बंदर की तरफ मारने का प्रयास करेगा। क्या वो मार पाएगा? नहीं मार पाएगा। बंदर तो बहुत जल्दी एक शाखा से दूसरी शाखा में चला जाता है। पर अगर वो सत्वगुण के द्वारा प्रभावित होगा, मोड ऑफ गुडनेस, तो क्या होगा, वो सोचेगा कि समाधान कैसे निकले। अभी मेरी पोटली तो ले गया बंदर, पर कैसे वो पोटली वापस आए। देखेगा पास में ही एक केले का ठेला लगा हुआ है, केले वाला है, मात्र उससे 2 केले लेगा, एक केला फेंक करके बंदर की तरफ फेंकेगा। बंदर जो एक हाथ से कैच कर लेगा। फिर जैसे ही ये दूसरा केला फेंकेगा, अभी बंदर के पास ऑप्शन नहीं है कि पोटली पकड़ा रहे और आते हुए केले को छोड़ दे। तुरंत वो पोटली छोड़ेगा और केले को कैच कर लेगा। जो प्रॉब्लम हमारी 2 केलों में सॉल्व हो सकती है, उसके लिए ना सिर पटकने की ज़रूरत है, ना बाल खींचने की ज़रूरत है, ना बंदर की तरफ निशाना लगाने की ज़रूरत है। तो अभी हम अपने आप से प्रश्न कर सकते हैं, कितने बार ऐसी सिचुएशंस हमारे जीवन में आती हैं जब हो सकता है कि हमारा रिस्पॉन्सिव बिहेवियर फ्रस्ट्रेटिंग नहीं होना चाहिए था, पर हम फ्रस्ट्रेट हो गए। हमको क्रोध नहीं आना चाहिए था, परंतु क्रोध आ गया। तो ये हम अपने आप से प्रश्न पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमेशा ढूंढ क्या रहे हैं हम अपने जीवन में, ज़रूरी है। प्रॉब्लम तो हर एक व्यक्ति के जीवन में है। प्रॉब्लम से हम समाधान ढूंढ रहे हैं कि कहीं प्रॉब्लम को ही ढूंढ रहे हैं। 2 प्रकार की कॉन्शियसनेस है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड कॉन्शियसनेस और सॉल्यूशन ओरिएंटेड कॉन्शियसनेस। हम डिफ़िकल्टी स्कैनर हैं कि पॉसिबिलिटी स्कैनर हैं? पॉसिबिलिटी स्कैनर तब बनेंगे जब सत्वगुण में होंगी, मोड ऑफ गुडनेस। समस्याएं रहेंगी परंतु उसका समाधान की तरफ हम प्रेरित रहेंगे। लैपटॉप चल नहीं रहा था, अभी हम अपना मेन पीपीटी चालू करते हैं। मात्र 13 स्लाइड्स का है। So basically the reason for conducting such sessions is it's a win-win situation. We get the satisfaction that we are contributing to the society. हमारे पास जो उपलब्धि है उसको हम शेयर करते हैं और सोसाइटी भी जो है वो उसको बेनिफिट होता है। WHO के हिसाब से जो हमारी मेंटल प्रॉब्लम्स आज के समय में वो हमारी फिजिकल प्रॉब्लम से कहीं ज़्यादा आगे हैं। और हमारे पास कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जिससे हम मेंटली फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन को क्योर कर सकें। इवन किसी का अगर मेंटल बिहेवियर ख़राब भी है, वो साइकेट्रिस्ट के पास भी जाता है, तो ज़्यादातर साइकेट्रिस्ट जो हैं वो स्लीपिंग पिल्स या कुछ सुला देने वाली दवा देते हैं, बिकॉज वी डू नॉट हैव द एग्जैक्ट मेडिसिन विच विल कंट्रोल द रिस्पॉन्सिव बिहेवियर ऑफ अवर माइंड। ऐसी कोई दवा नहीं है हमारे पास में। तो हमारा फिजिकल डाइट प्लान तो किसी का हो सकता है, परंतु ज़्यादातर मेंटल डाइट प्लान नहीं रहता है, सुना ही नहीं रहता है। जबकि पूरे दिन भर हम इस बॉडी से एक्ट करते हैं, बल्कि माइंड जो है बॉडी को गवर्न करता है। बॉडी इज जस्ट अ रिस्पॉन्स टू व्हाट द माइंड इज सजेस्टिंग। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि किस प्रकार से ये जो 5 घोड़े हैं, जिसमें जो 5 घोड़ों का रथ है हमारी 5 इंद्रियां दर्शाता है, आँख, नाक, कान, जिह्वा और स्पर्श।
ये 5 घोड़े हैं जिन घोड़ों को जिस रस्सी से खींचा जा रहा है ये लगाम है, और जो चैरियट ड्राइवर जो सारथी है वो इंटेलिजेंस है, और उसके पीछे जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो हम स्वयं हैं, सोल, आत्मा। तो अगर आत्मा के द्वारा इंटेलिजेंस के द्वारा माइंड, और माइंड के द्वारा सेंसेस का कंट्रोल नहीं है तो सारी की सारी हमारी इक्वेशन जो है जीवन की खराब हो जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते। तो हमारा अपने आप से प्रश्न होना चाहिए कि इज माइंड कंट्रोलिंग द इंटेलिजेंस और द इंटेलिजेंस कंट्रोलिंग द माइंड? हु इज द डिसीजन मेकर? आप में से किसी के यहाँ कोई बच्चा है 6-7 साल का? किन का है? बच्चा है, बच्ची, कोई भी? क्या नाम है सर आपका? उस माइक में बोल दीजिए। मनीष लोधा। मनीष जी, क्या है आपके यहाँ? बच्ची है, बच्चा है? 10 साल की बच्ची, 6 साल का बच्चा है। अच्छा, 6 साल का बच्चा। क्या नाम है बच्चे का? मेदांश। मनीष जी का बच्चा, बैठ जाइए। मनीष जी का बच्चा है मेदांश। कितने साल का है? 6 साल का है। मेरा मनीष जी से प्रश्न है, अगर घर के सारे मेजर डिसीजंस मेदांश लेना शुरू करते हैं तो घर की क्या स्थिति रहेगी? घर के सारे मेजर डिसीजंस अगर मेदांश लेना शुरू करते हैं तो घर की क्या स्थिति रहेगी? स्थिति खराब हो जाएगी, करेक्ट? घर में अगर मेदांश डिसीजन, जो छोटा बच्चा है वो लेने लगेगा सारे मेजर डिसीजंस, तो घर की स्थिति खराब हो जाएगी। एग्री और डिसएग्री? इसी माध्यम बैठ जाइए। इसी माध्यम से अगर हमारा मन जो है हमारे जीवन के सारे डिसीजंस लेता है, अगर हम मन के मुआफिक चलते हैं तो स्थिति खराब हो जाती है। कहते हैं जो मन की सुनता है वो मंकी बन जाता है, जो मन की सुने वो मंकी। तो चाहिए हमको कि इंटेलिजेंस जो है वो डिसीजन मेकर रहे। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड आर बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड माइंड एंड अनकंट्रोल्ड सेंसेस। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन दिस वर्ल्ड आर बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड माइंड एंड अनकंट्रोल्ड सेंसेस। अनियंत्रित मन और अनियंत्रित इंद्रियों की वजह से सारी समस्याएं हैं। Greed. There is enough in this world to satisfy everyone's need, but not enough to satisfy a single person's greed. एक व्यक्ति की ग्रीड सेटिस्फाई करने की प्रकृति में शक्ति नहीं है, परंतु सभी की नीड सेटिस्फाई करने की शक्ति है। तो बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित होना चाहिए, ना कि मन के द्वारा बुद्धि का नियंत्रण होना चाहिए। अभी हमारी क्या स्थिति है कि हमने जो है अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल दूसरों को बांट करके रखा है। क्या, कैसे समझेंगे इसको? दूसरों का रिस्पांस हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है। जैसे टीवी का रिमोट हमारे पास में है ना, हमने 6 नंबर लगाया तो सोनी टीवी लग गया, 5 नंबर लगाया तो जी टीवी लग गया, 8 नंबर लगाया तो डिस्कवरी लग गया। तो हम जो बटन दबा रहे हैं उस हिसाब से टीवी स्क्रीन में हमको चीज़ें दिख रही हैं। ऐसी हमारे जीवन का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में, मतलब उन्होंने कुछ बटन दबाया और उससे हमारा रिस्पांस जो है चेंज हो गया। किसी ने थोड़ी सी हमारी झूठी तारीफ़ कर दी और हम प्रसन्न हो गए, किसी ने कुछ अपशब्द बोल दिए हमको और हम दुखी हो गए। तो दूसरों के पास से अपना रिमोट कंट्रोल लेना ही श्रीमद् भगवद गीता की टीचिंग्स है। अदरवाइज we will be thoroughly frustrated till the time the remote control of our life is in others' hand. जब तक हमारे जीवन का रिमोट कंट्रोल दूसरों के पास में है, हमारी स्थिति बहुत ही गंभीर रूप से खराब होगी। ये कॉमन प्रॉब्लम्स है। आई नीड मोर टाइम, आई वॉन्ट टू एन्जॉय माई लाइफ मोर, आई एम ऑलवेज रनिंग अराउंड, आई नेवर हैव टाइम फॉर माई सेल्फ, आई एम स्ट्रेस्ड आउट, गिव मी अ ब्रेक। मैं कभी कुछ पुलिस वालों से चर्चा किया तो बताते हैं कि देखिए सभी लोग दिवाली में अपने अपने घर जाते हैं, परंतु हम हर साल घर नहीं जा पाते हैं, है ना। ये कॉमन प्रॉब्लम है क्योंकि सबको एक साथ छुट्टी नहीं दी जा सकती। हाँ, तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स है। आई हैव नो बैलेंस बिटवीन माई पर्सनल लाइफ एंड पुलिस लाइफ। बैलेंसिंग चली जाती है, कभी भी कैसी इमरजेंसीज आ जाती हैं और चैलेंजेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। हाँ, एक पुलिस का ही वीडियो मेरे पास आया था, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा।
respect police because they sacrifice a lot for us. अब मैं इंसान से पुलिस बन गया हूँ, ट्रेनिंग करके। जस्ट 2 मिनट का वीडियो है, साउंड नॉट कमिंग। सुन्न करने का इंजेक्शन लगा दिया हूँ। मुझे अब घर की याद नहीं आती। Sound not coming. इसको मुझे अब घर की याद नहीं आती। मैं भूल चुका हूँ मेरा भी कोई घर परिवार है, क्योंकि मैं पुलिस हूँ। जहाँ माँ 10 बार पूछती थी बेटा खाना खाया है नहीं, अब तो मुझे 24 घंटे ड्यूटी पर खुद पता नहीं रहता मैंने खाना खाया है नहीं। जहाँ मैं सबका लाडला था, अब तो अधिकारियों की डांट खाने की आदत सी हो गई है। माँ बोलती है इस बार तो दीपावली पे घर आएगा। हर बार की तरह माँ को समझाता हूँ, माँ मेरे जैसे और भी परिवार है, पहले मैं सबका त्योहार सही सलामत करवा दूं, तब देखता हूँ छुट्टी मिल गई तो। अब मैं माँ से समझदार हो गया हूँ, क्योंकि मैं पुलिस हूँ। जहाँ छोटी सी बात पर गुस्सा होकर रो दिया करता था, अब तो लगता है आंखों में पानी ही खत्म हो गया है, क्योंकि मैं पुलिस हूँ। जहाँ जरा सा खून देखकर रो पड़ता था, आज कितनी ही खून में सनी लाशों को उठा चुका हूँ। खुद उनके परिवार वाले उन्हें छूने से मना कर देते हैं, पर मैं उठाता हूँ, क्योंकि मैं पुलिस हूँ। चेकिंग करते वक्त लगता है कोई मुझे गाड़ी कुचल ना दे। कई बार देख चुका हूँ गाड़ियां कुचल देती हैं पुलिस वालों को, लेकिन मेरे कुचले जाने पर किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं पुलिस हूँ। अरे मैं तो भूल ही गया, अब मैं इंसान से पुलिस बन गया हूँ। मेरा शरीर लोहे का है, मुझे गाड़ी नहीं कुचल सकती, गोली भी मुझे नहीं लग सकती। धूप, गर्मी, आंधी, तूफान, ठंड अब मुझ पर कोई असर नहीं कर पाते, क्योंकि अब मैं पुलिस बन गया हूँ, क्योंकि अब मैं पुलिस बन गया हूँ, क्योंकि अब मैं पुलिस बन गया हूँ। So it's very, very important to genuinely accept the contribution of others in our life. बहुत बार मैंने देखा है लोग पुलिस को क्रिटिसाइज करते हैं, बट आई ऑब्जेक्ट देम बिकॉज दे आर फॉरगेटिंग द टाइम दे आर क्रिटिसाइजिंग दैट हाउ मच पुलिस इज सैक्रिफाइसिंग फॉर देम. If you always keep this in forefront, the sacrifices done by the person, then even little bit shortcomings goes at the back and doesn't influence our behavior. एक ये वीडियो भी इम्पोर्टेंट है. यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बहुत ही मजबूत व्यक्ति जो है एक ऊपर से गिरती हुई चट्टान को रोकने का प्रयास कर रहा है, अपनी सारी शक्ति लगाते हुए उसको रोकने का प्रयास कर रहा है, पर रोकते रोकते भी एक बिल्डिंग हल्के से टकरा के नष्ट हो जाती है और सभी लोग जो हैं अपनी अपनी गन निकाल करके फायर करना शुरू कर देते हैं. सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन वी do not consider the sacrifice or the contributions of others. गलतियाँ किससे नहीं होती हैं, परंतु एक छोटी सी गलती पे हम एक महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यक्ति को पॉइंट आउट करते हैं. दैट इज़ अ सिम्टम ऑफ इग्नोरेंस. दैट्स वाई द एजुकेशन इज सो मच नीडेड.
education is needed so that a person is not just acting whimsically but is acting intelligently. और क्या होगा अगर ये व्यक्ति अपने कार्य को छोड़ देगा तो देखिए, सब कुछ समाप्त। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार दोबारा दिखाना चाहूँगा, बहुत जल्दी वीडियो हो गया। ये व्यक्ति कौन है बेसिकली? ये एक अच्छा लीडर है, ये एक पुलिसमैन है, ये एक सोसाइटी का एक अच्छा डॉक्टर है, ये एक अच्छा इंजीनियर है, ये एक अच्छा साधु है, ये एक अच्छा शिक्षक है। और ये बहुत सारी समस्याओं को लेकर के खड़ा है, और इसने एक बार छोड़ दिया तो फिर समस्याएं और बढ़ जाएंगी। तो हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है दूसरों के कॉन्ट्रीब्यूशंस को समझना। प्रॉब्लम को हम हैंडल किस प्रकार से करते हैं? प्रॉब्लम में हम समाधान देखने का प्रयास कर रहे हैं कि समाधान में ही प्रॉब्लम देखने का प्रयास कर रहे हैं? अगर मैं एक गिलास पानी लूँ, आधा गिलास पानी, तो एक व्यक्ति जो कि नकारात्मक दृष्टिकोण का है वो क्या कहेगा? आधा गिलास खाली है। जो सकारात्मक दृष्टिकोण का होगा वो कहेगा आधा गिलास पानी का भरा हुआ है। हमको दिखता क्या है? दिस अ स्टेटमेंट, वी डू नॉट सी द थिंग्स एज दे आर, वी सी द थिंग्स एज वी आर। हम चीज़ों को वैसे नहीं देखते जैसी चीज़ें होती हैं, बल्कि हम चीज़ों को वैसे देखते हैं जैसे हम खुद होते हैं। तो बदलाव की आवश्यकता है। There's a lot of mental problems, and these mental problems lead to a lot of other problems: tension, hopelessness, mental illness, anxiety, fear, inferiority complex, depression, frustration, boastful nature, jealousy, hypertension, blood sugar, high BP, heart attack, brain hemorrhage and so much। हमारे पूरे बिहेवियर को ही कन्वर्ट कर देता है। How many of us experience dissatisfaction in our life? Nearly all। बहुत बार प्रॉब्लम एक्चुअल में रहती नहीं है, परंतु वर्चुअल प्रॉब्लम होती है, पर हम उससे परेशान होते रहते हैं। आज के समय में जो ह्यूमन सिविलाइजेशन, जो अपने आप को एडवांस्ड ह्यूमन सिविलाइजेशन हम मानते हैं, उनमें जो नई नई प्रॉब्लम्स निकल के आ रही हैं, वो प्रॉब्लम तो एनिमल किंगडम में भी नहीं है। जैसे हमें से किसी ने भी किसी डॉग को या कैट को सुसाइड करते देखा है? 6वें माले पे पहुंच करके कुत्ते ने छलांग लगा दी? नहीं। कोई भी एनिमल कभी भी गैंग रेप करते हैं क्या? नहीं। नशा करते हैं क्या? नहीं। सुसाइड नहीं करते, गैंग रेप नहीं करते, नशा नहीं करते। मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स इंसान में ज़्यादा है, जानवर में कम है। स्वाभाविक सी बात है, उसका दिमाग भी कम है, तो कम दिमाग की अच्छा ना। बोलते हैं अगर हमारे अंदर जानवर जैसी चेतना है और इंसान का शरीर है तो दैट इज मोर डेट्रीमेंटल। टू हैव अ ह्यूमन बॉडी विथ एनिमलिस्टिक कॉन्शियसनेस इज द डेडली कॉम्बिनेशन। मच मोर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ सिंसियर ह्यूमन बीइंग। रीजंस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन: अनएथिकल लिविंग, डिसऑनेस्टी। और एक बार आदत पड़ जाती है व्यक्ति की डिसऑनेस्ट लिविंग की, एक झूठ के बाद 2 झूठ, 3 झूठ, 4 झूठ, झूठ पे झूठ, सीरीज ऑफ लाई बन जाता है, और व्यक्ति बहुत ही मेंटली डिससेटिस्फाइड हो जाता है। जैसे हमने कहा कि देयर इज इनफ इन दिस वर्ल्ड टू सेटिस्फाई एवरीवन्स नीड बट नॉट अ सिंगल पर्सन्स ग्रीड। हम देखें किस प्रकार से रामायण में जो रावण था उसकी ग्रीड जो थी कंप्लीटली अनसेटिस्फाइंग थी। लस्ट एंड ग्रीड हैव द नेचर दैट दे आर नेवर सेटिस्फाइंग इन नेचर। जब एक शॉर्ट टर्म लिविंग के बारे में सोचता है तो वो अनएथिकल वेज जो है वो ऑप्ट करता है। देखिए एथिकल लिविंग में शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन भले ना हो पर लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन ज़रूर से रहता है।
तो वेदर वी आर गोइंग फॉर शॉर्ट टर्म एन्जॉयमेंट और लॉन्ग टर्म एन्जॉयमेंट, चॉइस इज अवर्स। अभी मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा। जैसे हमारे पास एक चॉकलेट है जिसकी ऊपर की लेयर जो है बहुत मीठी है परंतु अंदर से पूरा कड़वा है, और एक दूसरी चॉकलेट है जिसकी ऊपर की लेयर कड़वी है परंतु अंदर से पूरी मिठास भरी है। तो हमें से कितने लोग पहली वाली चॉकलेट जो है वो खाना चाहेंगे? किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। दूसरी वाली चॉकलेट कितने लोग खाना चाहेंगे? शुरुआत की लेयर कड़वी है और अंदर से पूरी चॉकलेट मीठी है। ये डिफरेंस है ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट लिविंग का, कि शुरुआत में थोड़ा कड़वा लगेगा, बाद में पर मीठा मीठा है। आज देखिए, आज मेरे साथी जो हैं, जिस समय मैं अपॉइंट हुआ था रिलायंस में 2008 में, उस समय हमारा इनिशियल पैकेज 5.5 लाख सालाना था। अभी मेरे साथ के जितने बैचमेट्स हैं सभी लोग कम से कम 15-20 लाख के पैकेज में हैं। कुछ लोग जो फॉरेन ट्रिप्स लगा के आ गए वो 25-30 लाख कमा रहे हैं साल का। परंतु ये मैं नहीं, वो लोग कहते हैं कि मैं उनसे ज़्यादा प्रसन्न हूँ, मैं उनसे ज़्यादा हैप्पी हूँ। आई डोंट हैव मनी बट स्टिल, बिकॉज हैप्पीनेस is something different than what we perceive। हाँ, हमारे इंटरनल पैरामीटर्स पे हैप्पीनेस ज़्यादा डिपेंड करती है रादर देन एक्सटर्नल पैरामीटर्स। हैप्पीनेस की एक इक्वेशन है, हैप्पीनेस इज इक्वल टू रिसोर्सेज अपॉन डिज़ायर्स, HRD इक्वेशन बोलते हैं इसको। हैप्पीनेस इज इक्वल टू रिसोर्सेज अपॉन डिज़ायर्स। तो उन लगता है अच्छा ठीक है, तो रिसोर्सेज को हम इंक्रीज कर देते हैं तो हम वी विल बी मोर हैप्पी। इट डजंट गो लाइक दैट। डिज़ायर फैक्टर जो है ना वो शूट अप हो जाता है। एग्जाम्पल दूंगा, जैसे हम लोग जब कॉलेज के टाइम पे थे मात्र 200-250 रुपये के जूते पहनते थे। जैसे ही हमारी नौकरी लगी, पहली सैलरी आई, सब ने मॉल से 4-4, 5-5 हज़ार के जूते लेकर के आ गए। तो सैलरी बढ़ी तो उसके अकॉर्डिंगली डिज़ायर भी बढ़ी। अभी 250 का जूता नहीं चाहिए, अभी हमको ब्रांडेड टी शर्ट चाहिए, ब्रांडेड जीन्स चाहिए, ब्रांडेड शूज़ चाहिए। 5-5 हज़ार के जूते लेकर के आ गए। किसी ने 6 महीने के अंदर ही जो है कार बुक कर दी। तो डिज़ायर्स शूट्स अप लाइक एनीथिंग। So just don't depend upon the resources parameter. Happiness is equal to resources upon desire. So desire factor shoot up हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। Mind works on the theory of comparison. Mind works on the theory of comparison. जैसे हमारे मंदिर के ही 4 भक्त जो हैं वो यात्रा पे गए हुए थे और रास्ते में ही उनकी बस जो है पलट गई, बेहोश भी हुए। बाद में जब होश आया और उन्होंने पाया कि उन 36 लोगों में से 31 लोग जो थे उनका कोई ना कोई हड्डी ज़रूर टूटा था, और ये 4 और इनके अलावा एक और 5, इनकी एक भी हड्डी नहीं टूटी थी। छिले थे, कहीं मुंह में छिला था, कहीं हाथ में छिला था। बद्रीनाथ में यात्रा में गए थे तो इनको बहुत प्रसन्नता हुई कि अरे हमारा हड्डी टूटने से बच गया। अभी वो छिले का दर्द नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि पता चला कि बाकी 31 लोग जो आपके साथ थे वो सभी का कम से कम एक हड्डी किसी न किसी का टूटा है। माइंड वर्क्स ऑन द थ्योरी ऑफ कंपैरिजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एक और ज्वलंत उदाहरण अपने जीवन से मैं ढूंढना चाहूँगा। हम लोग की जब नौकरी लगी थी रिलायंस में तो 12 अगस्त 2008 में हमने ज्वाइन किया था, और 31 अगस्त को सभी को चाह थी कि हमारी पहली सैलरी आएगी, जीवन की पहली कमाई। और 31 तारीख को हमारे HR मैनेजर ने कहा कि इस महीने आपकी सैलरी नहीं आएगी, अगले महीने इकट्ठी करके आएगी। सबके चेहरे उदास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सैलरी कटी नहीं आएगी, अगले महीने एडअप होके आएगी। अगस्त निकल गया, सितंबर आ गया। 28 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख और 1 अक्टूबर को सब जानते थे कि सैलरी आने वाली है। 30 तारीख को सभी चर्चा कर रहे हैं, तुम क्या करने वाले हो अपनी पहली सैलरी में? किसने कहा मैं अपनी माँ के लिए साड़ी खरीदूंगा, किसने कहा मैं पिताजी के लिए गाड़ी खरीदूंगा। तो अलग अलग चर्चाएं चल रही थी। मुझे लगा थोड़ा सा कुछ अलग कुछ होना चाहिए। मैंने अपने कुछ 2-3-4 फ्रेंड्स का मोबाइल लिया, कहा मेरा मोबाइल में बैलेंस ख़त्म हो गया, थोड़ा मुझे मोबाइल दीजिए, थोड़ा घर में फ़ोन लगाना है। मोबाइल लिया, उन्हें दिया, कौन किस फ्रेंड को देते ही हैं। मैंने क्या किया, मैंने उसके मोबाइल में मेरा ही मोबाइल नंबर जो है ICICI बैंक के नाम से फिट कर दिया। थोड़ी देर बाद दूसरे का मोबाइल लिया, उससे लिया,
उसके मोबाइल में मेरा नंबर जो है ICICI बैंक के नाम से फीड कर दिया, तीसरे का लिया, चौथे का, अलग अलग ड्यूरेशन में लिया। अभी 4 मेरे मित्र हैं, उन चारों के मोबाइल में मेरा नंबर ICICI बैंक के नाम से फीड है, करेक्ट। अभी 1 तारीख होती है, 1 तारीख को मैं अपने मोबाइल से मैसेज करता हूँ, डियर सर योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद 60,000 रुपीज़। हमने कैलकुलेट कर लिया था एक दिन पहले पैसा आना कितने वाला है, 1.5 महीने का 60,000 रुपये सबने जोड़ लिया था, 60,000 रुपये आएगा। हमने अपने मोबाइल से मैसेज किया, डियर सर योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद 60,000 रुपीज़। 8 बजे मैंने भेज दिया। जिस व्यक्ति का मोबाइल में मैसेज आया वो तो एकदम ही प्रसन्न हो गया, एकदम उछलने कूदने लगा, मेरी सैलरी आ गई, मेरी सैलरी आ गई। सो हैप्पी, ऑन द 7th हेवन, 7वें आसमान में नज़र आ रहा है। बाकी सब अपने मोबाइल चेक करें, हमारा नहीं आया, हमारा क्यों नहीं आया, थोड़ा रीस्टार्ट करके देखते हैं, और अपने अपने मोबाइल लोग रीस्टार्ट कर रहे हैं। और ये व्यक्ति जो है वो नाच रहा है अपना। मैंने अपने मोबाइल से दूसरे मेरे फ्रेंड को मैसेज भेजा, क्या, डियर सर योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद 65,000 रुपीज़। और अभी ये अपना दिखा रहा है, अरे मेरा 65,000 आया। अभी ये 60,000 वाला जो 7वें आसमान में था, ये तो उदास हो गया, जैसे इसका कोई चुरा लिया हो 5,000 रुपया। और फिर मैंने तीसरा मैसेज भेजा तीसरे फ्रेंड को, डियर सर योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद 70,000 रुपीज़। और अभी ये 60 और 65 वाला दोनों गले लग के रो रहे हैं, जैसे इनका एक का 10 और एक का 5 चुरा लिया हो। हाँ, और ये 70 वाला भी 7वें आसमान पे है। अब मुझे लगा अब इससे ज़्यादा भेजूंगा तो लोगों को लगेगा कुछ गड़बड़ हो गई है बैंक वालों की, लगता। मैंने कहा जरा नंबर चेक करो किसके नंबर से है। सबने देखा, अरे अरे ये तो गुप्ता जी का नंबर है। मारने के लिए दौड़े वो लोग मेरे को, इसको आज धोते हैं अच्छे से। मैंने कहा रुको 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 रुको, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन बताने, बैठ जाओ सब लोग नीचे। सबको बैठा ला। मैंने कहा 60 वाले को बोला, तुम इतना प्रसन्न हो रहे थे, तुम्हारा सैलरी आया था, अच्छी बात है, तुम उदास क्यों हुए जब तुमको पता लगा कि बाजू वाले का 65,000 रुपये आया? तो वो जवाब नहीं दे पाया। 65 वाले को बोला, तुम उदास क्यों जब तुमको पता लगा कि 70 आ गया उसके? तो हम सब ने एक दिन पहले कैलकुलेट किया था ना कि हमारी सैलरी 60,000 बनती है। तो वाई यू आर बिकमिंग सॉरो इफ़ यू आर फाइंडिंग द अदर पर्सन इज गेनिंग मोर? क्यों? क्योंकि माइंड जो है थ्योरी ऑफ कंपैरिजन पे काम करता है। हमारे कभी कभी त्योहारों में फीस्ट होती है ना, जन्माष्टमी में, राधाष्टमी में, हाँ, तो कभी जैसे हम लोग ने 10 आइटम की फीस्ट बनाई। हाँ, सब ने बढ़िया से खाया, बढ़िया एकदम पेट भर के खाया। निकलते निकलते उनको पता चला कि लास्ट में एक और आइटम सर्व हुआ था। तो लगता है अरे हमारा वो आइटम छूट गया, हमको वो आइटम नहीं दिया, हमारे साथ भेदभाव हो गया। आप सेटिस्फाइड थे कि नहीं थे 10 आइटम की फीस्ट खा करके? हाँ, सेटिस्फाइड थे, बट स्टिल वी हैव प्रॉब्लम बिकॉज माइंड वर्क्स ऑन द थ्योरी ऑफ कंपैरिजन। बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली समझना हमारे जीवन में, नहीं तो कितना भी हमारे पास हो जाए हम परेशान ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम वर्चुअल प्रॉब्लम्स को डेवलप कर रहे हैं अपने जीवन में, रियल प्रॉब्लम्स को नहीं, वर्चुअल प्रॉब्लम्स से लड़ रहे हैं। अनहेल्दी कंपैरिजन। और जब भी हम व्हिम्सिकली एक्ट करते हैं, जब भी हम सोच समझ के एक्ट नहीं करते हैं, तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम को जनरेट करते हैं। कैसे? ये भी एक बार मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, तो मैं तो बढ़िया अपनी सीट में बैठा हुआ था, लोअर बर्थ थी। तो वहाँ पर आकर के स्टेशन आया, एक लेडीज़ चढ़ी, 2 बड़े बड़े बैग थे उनके पास में, उनके हस्बैंड ने चढ़ाए, उनके पास तो छोटी सी गुड़िया थी 1-1.5 साल की। आकर के बोलती है मेरे से कि ये तो हमारी सीट है। हमने कहा नहीं नहीं, मेरी सीट है, मैं अपनी सीट में बैठा हूँ। नहीं बोले टिकट दिखाओ। मैंने टिकट दिखाया, हाँ S3 में 23 नंबर बर्थ मेरी सीट है। उन्होंने भी टिकट निकाल करके दिखा दिया, उनका भी S3 में 23। मैंने कहा अरे बाप रे, ICICI से ऐसी गलती कैसे हो गई, अभी मैं किधर जाऊँ? हाँ, मैं कहा ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बड़ा परेशान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है? 2 सीट्स एक ही पैसेंजर को, मतलब एक सीट 2 पैसेंजर्स को कैसे एलोकेट कर सकता है IRCTC? फिर मैंने बताया मैडम आपका तो ट्रेन नंबर ही दूसरा है, आपका तो ट्रेन नंबर ही दूसरा है। वो लेडी के तो पसीने छूटना शुरू हो गए, अरे मैं गलत ट्रेन में चढ़ गई हूँ, हाँ मैं गलत ट्रेन में चल रही हूँ। तुरंत उन्होंने अपने हस्बैंड का फ़ोन लगा के ऐसा तो डांटा पहले क्या दिमाग नहीं, क्या दिमाग घर छोड़ के आए थे क्या, हैं? ऐसा तो चमकाया। बाद में फिर बोला कि अभी क्या? बोले ट्रेन खींचो।
हमने कहा देखिए ट्रेन चले हुए ऑलरेडी 4-5 मिनट हो चुके हैं, ट्रेन एटलीस्ट 3-4 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं, यहाँ पे ट्रेन पुलिंग कर भी लेंगे, यहाँ से उतर करके आप नहीं जा सकते, आप नेक्स्ट स्टेशन में उतर जाइए, अपने हस्बैंड को नेक्स्ट स्टेशन में बुला लीजिए, वहाँ पर आप उतर के सही ट्रेन में जाइएगा या घर जाइएगा। बट कैन यू अंडरस्टैंड द लिटिल मिस्टेक ऑफ माइंड विच अ पर्सन डज नॉट इंटेंशनली कैन लीड टू सच अ बिग प्रॉब्लम। तो कई बार हम अननेसेसरली स्ट्रेस को अपने जीवन में प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, एग्ज़ामिनेशन देने के लिए हमारा अगर 10 बजे का एग्ज़ाम है और हम अपनी ही गलतियों की वजह से 9:45 बजे निकल रहे हैं, तो हम गाड़ी कैसे भी चलाएंगे, रेड सिग्नल भी क्रॉस करेंगे और पुलिस वाले से लड़ाई भी करेंगे क्रॉस करने के बाद में। क्यों? क्योंकि हमारा लाइफ मैनेजमेंट ही गड़बड़ है। ये होता है रजोगुण और तमोगुण की वजह से। सतोगुणी व्यक्ति, मूड ऑफ गुडनेस मतलब वो सोच समझ के कार्य करेगा, इन एडवांस कार्य करेगा, ताकि दैट मे नॉट लीड टू प्रॉब्लम। Too much expectations lead to a wide gap which leads to stress which further leads to fear. Unrealistic expectation. हमारे कॉलेज का एक एग्जांपल दूंगा इसको समझाने के लिए। जैसे कि हमारे एक मित्र थे राम, उनको स्टेशन तक जाना था। स्टेशन तक जाने के लिए हमारे मैनेट के हॉस्टल नंबर 5 से ऑटो वाला 100 रुपये लेता था और वो तैयार थे 100 रुपये देने के लिए। क्यों? क्योंकि दैट वाज अ नॉर्मल चार्ज। परंतु राम के ही एक मित्र आए और वो उनको पता चला कि ये भी स्टेशन ही जा रहे हैं, ये भी स्टेशन जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई तुम हमको छोड़ दोगे क्या स्टेशन? बोला हाँ छोड़ दूंगा, परंतु 100 रुपये लगेंगे। बोलता अरे तुम तो नेचुरली स्टेशन जा ही रहे थे, तो 100 रुपये किस बात की? बोले पर तुम तो ऑटो वाले को 100 रुपये देने वाले थे ना। वो तो तुमको अभी अभी पता लगा ना कि मैं जा रहा हूँ, तो तुम तो यू हैव ऑलरेडी मेड योर माइंड सेट रेडी टू गिव 100 रुपये टू द ऑटो ड्राइवर, करेक्ट? बोले हाँ पर मैं तैयार था, पर तुम भी तो नेचुरली स्टेशन जा ही रहे थे ना, अगर मैं नहीं भी जा रहा होता तब भी तो तुम जाते ना बाइक लेकर के। दिस इज कॉल्ड डिफरेंस इन एक्सपेक्टेशन। दोनों को लग रहा है कि वो सही है, परंतु देयर इज अ नीड ऑफ एडजस्टमेंट। आज मैं मैनेजमेंट में हूँ इस्कॉन उज्जैन में पिछले 3 साल से। हाँ, इस प्रकार से बहुत सारे डिपार्टमेंट हेड और उनके सबऑर्डिनेट्स के बीच में डिफरेंस इन एक्सपेक्टेशंस के केसेस आते रहते हैं। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में काफ़ी एक्सपेक्टेशन डिफरेंस के केसेस आते हैं। कोई डॉक्टर है, दिन भर अपनी ड्यूटी करके आया है, हाँ शाम को आया है, अभी वाइफ की एक्सपेक्टेशन है कि बच्चों को तो दिन भर से मैं संभाल रही थी, तो अभी आपको संभालना चाहिए। अभी इनका कहना है कि अरे दिन भर तो मैं ऑलरेडी ड्यूटी करके आया हूँ, अभी आकर के बच्चों को भी मैं ही संभालूंगा, तो लाइक हाउ विल इट गो? डिफरेंस इन एक्सपेक्टेशन। जितना ज़्यादा हम रियलिस्टिक होंगे अपनी एक्सपेक्टेशंस को लेकर के, उतना ज़्यादा हम इमेजिनरी या आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स को बर्थ नहीं देंगे, जन्म नहीं देंगे। तो कम आउट फ्रॉम वर्चुअल लिविंग, गिव अप शो ऑफ टेंडेंसीज विच लीड्स टू स्ट्रेस, एंग्जाइटी। और एक्चुअली ये रीज़न है हमारी अनएथिकल लिविंग के भी, क्योंकि हमारे नीड्स तो काफ़ी कम है और जो हमारे नीड्स है वो ऑलरेडी नेचर के द्वारा सप्लाइड हैं, है ना। हम लोग पानी पीते हैं रोज़, कितना पानी पीते हैं? करीब एक एवरेज ह्यूमन बीइंग 3 से 4 लीटर, कोई ज़्यादा पिएगा तो 5 लीटर। हम सभी लोग हवा लेते हैं, कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। कितनी मात्रा में लेते हैं ऑक्सीजन हम लोग? कितनी मात्रा में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं? NCERT की बुक्स में पढ़ा था, हम लोग एक दिन में 5,500 लीटर ऑक्सीजन ले लेते हैं। कितना? 5,500 लीटर ऑक्सीजन हम लोग एक दिन में इनहेल कर लेते हैं। गूगल सर्च किया था तो उसमें थोड़ा कम फिगर दिखा रहा था। NCERT की बुक ज़्यादा ऑथराइज है, उसमें 5,500 लीटर लिखा हुआ था। तो इतनी ऑक्सीजन हम लेते हैं, इतनी ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? पेड़ों से आती है डेफिनेटली, पर ये अरेंजमेंट किसने किया है? तो ऑलरेडी हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, फल, वनस्पति, सब्जी और बहुत सारी चीज़ें तो ऑलरेडी नेचर के द्वारा दी गई हैं, परंतु वी वांट मोर देन नीड, एंड दैट में क्रिएट एंग्जाइटी, स्ट्रेस, वर्चुअल लिविंग एंड मैनी अदर प्रॉब्लम्स। हाई एक्सपेंडिचर इन मैनेजेस मोर देन रिक्वायर्ड। मेरे एक रिलेटिव हैं, वो एक अच्छे डॉक्टर थे, मात्र 10 रुपये लिया करते थे 2005-2006 तक। बाद में धीरे धीरे बढ़ा करके उन्होंने फीस 20 रुपये की और अभी 30 रुपये लेते हैं जबलपुर में।
परंतु बच्चे की शादी में उन्होंने 35 लाख रुपए खर्च किए। सोचिए 35 लाख रुपए के लिए उनको कितने पेशेंट्स देखने पड़े होंगे। जस्ट एक दिन हम उतना स्पेंड कर देते हैं। क्यों? बिकॉज बेसिकली सोसाइटी का पार्ट है, और साथ ही साथ में अब इस प्रकार की सिचुएशन भी क्रिएट हो चुकी है कि दैट मच हैज़ टू बी स्पेंडेड। एक कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ का रेवेन्यू जो है, इसको देख करके तो मैं ही हैरान आश्चर्यचकित हो गया था। ब्यूटी हैज़ ब्लोन अप टू बी $532 billion industry, and analyst says that these 4 trends will go even bigger. $1 billion जो है वो 7,000 करोड़ का होता है। ऐसा मतलब 1 million is 10 lakh, 1 billion is 100 crore, and that will you will convert into dollar into money। तो आपका $1 billion 7,000 करोड़ का आएगा। 7,000 करोड़ को जब आप 532 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जा कर के हमारा ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ का जो टोटल का कॉस्ट है ये निकल के आएगा। तो दिस इज़ नॉट रियली नीडेड, बट सो मच ऑफ मनी इज स्पेंट बिकॉज ऑफ सुपरफिशियल लिविंग। मैंने पिछले 9 सालों में एक भी इस प्रकार के कॉस्मेटिक्स का उपयोग नहीं किया, क्योंकि मेरा हैप्पीनेस इंडेक्स कम हो गया नहीं। बिकॉज हैप्पीनेस अगेन इज द स्टेट ऑफ हार्ट। सोसाइटी हमको कंपेल करती है बताने के लिए द ब्यूटीफुल यू आर द हैप्पियर यू आर, द वेल्थियर यू आर द हैप्पियर यू आर, द स्ट्रॉन्गर यू आर द हैप्पियर यू आर, द एफ्लुएंट यू आर हैप्पियर यू आर, द फेमस यू आर द हैप्पियर यू आर। परंतु भगवद गीता सेज द प्योरर यू आर द हैप्पियर यू आर। आप जितने शुद्ध होंगे आप उतने प्रसन्न होंगे। मछली अगर जल से बाहर निकलकर आनंद भोग करने का प्रयास करेगी तो खुश नहीं रह पाएगी। क्यों? क्योंकि पानी उसका जो है नेचुरल स्टेट है। तो इसी प्रकार से हम अगर कितना भी अपने आप को एक वर्चुअल लिविंग का पार्ट बनाएंगे, वी जस्ट कैन नॉट बी हैप्पी। एक मेरे पास और डाटा था जिसमें बताया कि पिछले जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, वैसे 10 मल्टी बिलियनियर्स की डेथ रीजंस क्या हैं। 7 लोगों ने उनमें से सुसाइड कमिट किया था। व्हाट आई एम टॉकिंग इज अबाउट द 10 मोस्ट वेल्दी पीपल ऑफ द वर्ल्ड who left their body. I'm not talking about Jeff Bezos or other people who are living. Those who already left their body, what was the reason of their death? ऐसे 10 खरबपतियों का मृत्यु का रीज़न क्या था? तो उस न्यूज़ के हिसाब से, आर्टिकल के हिसाब से 7 of them committed suicide, 2 of them died in the hospital and 1 person got a normal death. सो मैं ये चर्चा क्यों कर रहा हूँ? बेसिकली हमारे कंसेप्ट्स को चेक करने के लिए कि जिस कंसेप्ट के साथ हम अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं वो कंसेप्ट्स क्या सही है या उनको दोबारा टटोलने की आवश्यकता है, इसीलिए चर्चा कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली वी डिस्कस अ लॉट अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड दिस द लास्ट स्लाइड विच टॉक्स अबाउट द सॉल्यूशन। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। प्रीवियसली आई यूज्ड टू थिंक दैट दिस इज अ वर्चुअल कॉन्सेप्ट, not a practical concept, and just people say like it's a bookish but it's not really true। ऐसा मेरा खुद का बिलीव था। पर जैसे मैं स्पिरिचुअलिटी में आया, आध्यात्मिकता से जुड़ा और धीरे धीरे स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास किया, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग इस कंसेप्ट को लेकर के आगे बढ़ी। एसोसिएशन जो है वो हमारा बहुत ज़रूरी है। हम किन लोगों का संग कर रहे हैं? दुर्योधन तो है शकुनी का संग करता था। हाँ, तो देखना पड़ेगा कि हमारे पास शकुनी जैसे मित्र तो नहीं है। हाँ, कहते हैं कि कैकेयी ने रामचंद्र भगवान को बहुत प्रेम किया। हाँ, परंतु मंत्रा के कान भरे जाने पर जो है उनका प्रेम जो है वो विलुप्त हो गया। तो संग बहुत ज़रूरी है कि whom we are associating। बोलते हैं कि आप हमारे 4 दोस्तों के नाम बताओ और हम बताएंगे कि आप कौन हो। People sometimes say like that कि because of our association affects a lot। तो अच्छे लोगों का संग करें, अच्छी बुक्स पढ़ें, कंस्ट्रक्टिव थॉट्स। NIT भोपाल में आने के पहले
मुझे NIT भोपाल के बारे में काफ़ी अप्रिशिएशन मेरे फादर के फ्रेंड जो आते थे उन्होंने डेवलप किया था। एक्चुअली 12th क्लास तक मैं उतना पढ़ाई नहीं किया। 12th के साथ जब मैंने AIEEE एग्ज़ाम दिया था तो मेरी रैंक कितनी बनी थी? 1,02,000 ऑल इंडिया रैंक, 1,02,000 6 डिजिट्स की रैंक थी। परंतु एक साल ड्रॉप दिया और उसके बाद फिर काफ़ी मेहनत किया तो 1,02,000 से खींचता ड्रॉपर ईयर के बाद में वो रैंक दोबारा आई 9,078, स्टेट रैंक 433, एंड दैट्स हाउ आई गॉट एडमिशन इनटू NIT भोपाल। तो मुझे खुद ही देखने में समझ में आया कि किस प्रकार से हमारा एसोसिएशन जब ख़राब था, जब लोग बोलते थे जीने के हैं 4 दिन बाकी हैं बेकार दिन, ईट स्लीप एंड बी मैरी, तो जब वैसे दोस्तों की संगति थी तो मेरी रैंक कितनी लगी थी एग्ज़ाम में? 1,02,000। पर जब संगति छूटी वो लोग ने अपने अपनी रैंकिंग के हिसाब से अपने अपने कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया और मेरी संगति जब सुधरी तो उस अच्छी संगति से मैं सेम परफॉर्मर 6 डिजिट्स की रैंक को 4 डिजिट में कन्वर्ट कर पाया और NIT भोपाल में एडमिशन ले पाया। बोले कागज़ भी कागज़ है और पतंग भी कागज़ है, परंतु दोनों में अंतर है। कागज़ अपनी किस्मत से उड़ता है परंतु पतंग अपनी काबिलियत से। करेक्ट। पतंग जो है वो एक धागे से कनेक्टेड रहती है और उसको एक व्यक्ति उड़ाता है। कागज़ थोड़े समय के लिए हवा में रह सकता है, वापस उसको नीचे आना ही पड़ेगा। हवा का एक झोंका आएगा, कागज़ को थोड़ा उठाएगा फिर नीचे ले आएगा। परंतु पतंग जो है वो 1-1 घंटे तक भी आसमान में आप रख सकते हैं। उड़ाई है हमें से किसी ने पतंग बचपन में? हाँ, 1-1 घंटे तक हमने उसको हवा में रखा है। क्यों? क्योंकि वो कागज़ की बनी हुई पतंग जो है वो धागे से जुड़ी हुई है और वो शरणागत है, वो पतंग जो उड़ा रहा है उसके लिए। तो इसी प्रकार से इफ़ वी इंट्रोड्यूस गॉड फैक्टर इन अवर लाइफ, अगर हम भगवान के दिए गए प्रिंसिपल्स के प्रति शरणागति के प्रदर्शन करते हैं, चाहे हम किसी भी रिलीजन के हों, हाँ, चाहे हम किसी भी रिलीजन के हो, अगर हम इस गॉड फैक्टर को अपने जीवन में इंट्रोड्यूस करते हैं और गॉड गिवन प्रिंसिपल को अपने जीवन में उतारते हैं तो फिर हमारी स्थिति नॉर्मल कागज़ से पतंग बन जाएगी और हम काफ़ी लंबे समय तक आसमान में उड़ते रह सकते हैं। पतंग को आसमान में मतलब ऊंची चेतना में रहने से मैं इसकी एनालॉजी देना चाह रहा था। कंसर्न वर्सेस इन्फ्लुएंस, बहुत सारी चीज़ें हमारे कंसर्न जोन में हो सकती हैं पर ज़रूरी नहीं कि हमारे इन्फ्लुएंस जोन में हो। हमारे इन्फ्लुएंस में क्या है ये चीज़ हमें देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए एक और वीडियो दिखाऊंगा। सिचुएशन सेम बट द वे पर्सन इज हैंडलिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट।
क्या ये लड़का जो था वो छूटे हुए जूते को पकड़ने के लिए भाग रहा था? नहीं, जो लड़का था ये जो दूसरे लड़के का जूता गिर गया था उसको देने के लिए भाग रहा था। हो सकता है कि वो उसको लेने के लिए भागता, बोलता तुम मुझे दे दो, तुम्हारा एक तो गिर ही गया है, दूसरा मुझे दे दो, मेरे काम आ जाएगा एटलीस्ट। हो सकता है वो भी बोलता नहीं तुम वाला मुझे दो करेक्ट। परंतु ट्रेन में जो लड़का चढ़ चुका था उसने देखा कि दिस पर्सन इज इंडेवरिंग सो हार्ड। ये व्यक्ति जो है जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ, ये एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है किसके लिए? मेरी प्रसन्नता के लिए। ये मुझे मेरा खोया हुआ जूता जो है वो देने में इंटरेस्टेड है। दैट इन्वोक्ड द चेंज ऑफ हार्ट। और उसने अपना जो जूता पहना हुआ था वो उतार करके उसको दे दिया। मैनी टाइम्स इट हैपन्स इन अवर लाइफ एज वेल। When we see that the other person is interested in our happiness, then we become the cause of his happiness. परंतु छीना झपटी में जब तक लगे रहता है व्यक्ति तो परेशान रहता है। ये एक मोड ऑफ गुडनेस बिहेवियर है जिसमें जो व्यक्ति जो कर सकता है दूसरे के लिए वो करने का प्रयास करता है। तो अगर सामने वाला व्यक्ति भी अच्छा है तो वो भी पहले व्यक्ति के लिए जो कर सकता है उसको करने का प्रयास करता है। विजन चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक दीवार पे लिखा है जस्ट डू नथिंग, कुछ मत करो। दूसरी दीवार में लिखा है इट इज़ इम्पॉसिबल। परंतु अगर एक साथ देखे कोई व्यक्ति तो देखेगा जस्ट डू इट, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। हाँ, ये एक साइड है दीवार का, ये दूसरा साइड है। तो नॉट जस्ट कंक्लूड समथिंग अनलेस वी हैव सीन द ट्रूथ इन कंप्लीट। मोड ऑफ गुडनेस बिहेवियर, ये भी मोड ऑफ गुडनेस बिहेवियर की स्लाइड है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, पर सुधार लेना प्रगति है। मेकिंग मिस्टेक्स इज अवर नेचर, एक्सेप्टिंग अ मिस्टेक शोज अवर कल्चर, करेक्टिंग मिस्टेक्स डिसाइड अवर स्टेचर। अगेन मोड ऑफ गुडनेस बिहेवियर। एक और वीडियो सत्य कथा पर आधारित। माइकल जॉर्डन, इन्हें हम बास्केटबॉल की दुनिया का सचिन तेंदुलकर कह सकते हैं। माइकल जॉर्डन यूएसए के एक फॉर्मर बास्केटबॉल प्लेयर हैं जिन्होंने एनबीए में शिकागो बुल्स को 6 बार फाइनल में पहुंचाया और 5 बार मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता। आईपीएल की एनबीए से तुलना करें तो आईपीएल के सबसे महंगे प्लेयर युवराज सिंह हैं जिन्हें 14 करोड़ एक सीजन के खेलने के मिले थे। वहीं एनबीए के सबसे अमीर खिलाड़ी लीब्रॉन जेम्स है जिन्हें एक सीजन के $3 करोड़ यानी 200 करोड़ से भी अधिक सैलरी मिलती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं माइकल जॉर्डन अगर बास्केटबॉल के भगवान कहे जाते हैं तो दुनिया में उनके कितने चाहने वाले होंगे। इनके बचपन से जुड़ी एक मशहूर घटना इन्होंने एक इंटरव्यू में बताई थी जो आपको जरूर इंस्पायर करेगी। माइकल जॉर्डन का जन्म 1963 ब्रुकलिन न्यूयॉर्क सिटी में उस समय की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले एक परिवार में हुआ था। माइकल हमेशा से ही अपने जीवन के प्रति आशावान रहे और हमेशा एक बेहतर जिंदगी के सपने देखते रहे। माइकल जब 13 साल के हुए तो उनके पिता ने उन्हें यूज किया हुआ एक कपड़ा दिया और पूछा कि इसकी कीमत क्या हो सकती है। माइकल ने सोचकर कहा यही कोई $1 का होगा। उनके पिता ने कहा इसे कैसे भी करके $2 में बेचकर आओ। माइकल ने उस कपड़े को धोया, अच्छे से फोल्ड किया और उनके पास आयरन नहीं थी तो उस कपड़े को उन्होंने ढेर सारे कपड़ों के नीचे दबाकर रख दिया। अब कपड़ा नया जैसा हो गया था। माइकल अगले दिन स्टेशन गए और 6 घंटे की मेहनत के बाद उस कपड़े को $2 में बेच दिया। वो खुशी से $2 लेकर घर आए और अपने पिता को दिखाए। 10 दिन बाद उनके पिता ने कहा 2 की जगह $20 में बेचकर दिखाओ। माइकल ने कहा इसके $20 कौन देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। पिता ने कहा ऐसा हो सकता है, बस तुम्हें सोचना है। माइकल ने कुछ देर सोचा और अगले दिन उस कपड़े को लेकर अपने दोस्त के पास गए और उस कपड़े पर मिकी माउस की पेंटिंग बनवाई और एक अमीर बच्चों के स्कूल के बाहर खड़ा हो गया। एक छोटे से बच्चे ने उस कपड़े को पसंद कर लिया और अपने पिता से उसके लिए जिद करने लगा। उसके पिता ने उस कपड़े को $20 में खरीद लिया और $5 माइकल को टिप में दे दिए। $25 यानी महीने भर की कमाई एक दिन में। जब माइकल घर गए तो उनके पिता ने तुरंत एक और कपड़ा दे दिया और कहा इसे $200 में बेच कर दिखाओ। इस बार माइकल ने अपने पिता से कुछ नहीं कहा।
अगले दिन उनके शहर में शूटिंग के लिए एक मशहूर एक्ट्रेस फरा फॉसेट आई हुई थी। माइकल सिक्योरिटी को तोड़ते हुए फरा के पास पहुंच गए और उस कपड़े पर फरा का ऑटोग्राफ मांगने लगे। मासूम से बच्चे को देखकर फरा मना नहीं कर पाई और उन्हें ऑटोग्राफ कर दिए। उसके बाद माइकल ने पब्लिक में जाकर उस कपड़े को हाथ में लेकर खड़े होकर चिल्लाने लगे, फरा ऑटोग्राफ क्लोथ्स इन $200। ढेरों लोगों की लाइन लग गई। उस कपड़े को लेने के लिए वहीं ऑक्शन लगा दिया गया और कपड़ा फाइनली $1200 में एक बिजनेसमैन ने खरीदा। जब माइकल घर पहुंचे तो उनके पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने माइकल से पूछा, बेटा ये कपड़े जो तुम बेच रहे हो इससे तुमने क्या सीखा? माइकल ने जवाब दिया, Where there is a will, there is a way. सो दैट्स द पॉइंट बेसिकली। कोई अगर हमको बोले कि इस नॉर्मल से कपड़े को $1 $2 में बेचना है तो हम कहेंगे ये व्यक्ति का प्रपोजल ही बेवकूफ़ है ना। दूसरी बार जब हम बेच करके आए तो बोले ठीक है अभी इसको $20 में बेचना है, हम कहेंगे अरे इतनी मुश्किल से तो $2 में बेच पाया, अभी $20 में कौन खरीदेगा इसको। सो पर्सन विद नेगेटिव माइंड सेट विल हैंडल द सेम सिचुएशन इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट वे एज कम्पेयर टू हाउ दिस माइकल डेल्ट विद द सिचुएशन। तो ये सारे ही अभी ये जो वीडियोस दिखा रहा हूँ मैं मूड ऑफ गुडनेस बिहेवियर के हैं। मूड ऑफ गुडनेस हमारा कैसे बढ़ सकता है इसको जानने के लिए श्रीमद् भगवद गीता में 14th, 17th और 18th चैप्टर में हम पढ़ सकते हैं। इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण इन तीनों गुणों के बारे में बताया है। जितना ज़्यादा व्यक्ति मूड ऑफ गुडनेस में सिचुएट होगा उतना ज़्यादा उसका प्योरिटी लेवल बढ़ेगा, उतना ज़्यादा उसके हृदय से डिसऑनेस्टी और जितनी भी जो भी हमारे अनर्थ हैं वो कम होंगे। वी विल बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग, वी विल बिकम अ बेटर पर्सन। कृष्ण सेज इन भगवद गीता 2.47 कर्मण्यवादी कारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि डू योर कर्मा बट विदाउट अटैचमेंट टू इट, दैट विल लीड टू हैप्पीनेस। भगवद गीता जो है अकर्मण्यता की तरफ बात नहीं करती है, कभी ये मिसकंसेप्शन रहता है, परंतु कर्म करने की बात करती है। पर कौन सा कर्म करना है ये ज्ञान होना भी ज़रूरी है। 3 प्रकार के कर्म जो होते हैं, सकाम कर्म, निष्काम कर्म और दुष्कर्म। दुष्कर्म जब लोग करते हैं तो आप उनको पकड़ते हैं एज अ मेंबर ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट। सकाम कर्म मीन्स डूइंग विथ अटैचमेंट, निष्काम कर्म मीन्स डूइंग आवर ड्यूटी एंड बीइंग सेटिस्फाइड। तो हम एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर अपने जीवन में चाहते हैं और इस रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर से हैप्पीनेस चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे संस्कार लेवल में परिवर्तन आवश्यक है, जो कि आ सकता है श्रीमद् भगवद गीता जैसी ग्रंथ की टीचिंग्स को अपने जीवन में एक्सेप्ट करके। विन विन सिचुएशन का प्रयास करें, सेल्फिशनेस से सेल्फलेसनेस की तरफ जाने का प्रयास करें। एंड ये तो पॉइंट मैं पहले डिस्कस किया था, डू नॉट अलाउ द रिमोट कंट्रोल ऑफ आवर लाइफ टू बी हैंडल्ड बाय अदर्स। विन विन सिचुएशन के लिए एक हितोपनिषद में एक बहुत शॉर्ट स्टोरी आती है। जैसे शॉर्ट स्टोरी बता करके मैं जो है इसको आज के सेशन को कंक्लूड करूँगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है टू जनरेट विन विन सिचुएशंस इन आवर लाइफ। एक बार एक बिल्ली जो है वो पिंजरे में कैद हो जाती है। चूहा अपने बिल से बाहर निकलता है, देखता है कि बिल्ली कैद है तो आकर के डांस करना शुरू कर देता है। बिल्ली बोलती है, हे चूहे तुम जो है मुझे मेरे कैद से मुझे वापस निकालो, मैं तुमको वचन देती हूँ कि तुमको किसी प्रकार का कोई हार्म नहीं पहुँचाऊँगी। चूहा बोलता है, क्या मेरा दिमाग ख़राब हो गया है कि एक बिल्ली जो कि पिंजरे में बंद है मैं उसको निकालूंगा। और चूहा जो है डांस करना शुरू कर देता है। इसी बीच में चूहे की खुशी जो है ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती। क्यों? क्योंकि देखता है कि एक उल्लू जो है वो उसी पेड़ में जिसके नीचे उसका बिल था उसी पेड़ में बैठा हुआ है और चूहे की तरफ देख रहा है और उसकी तरफ अटैक करने के मूड में है। अभी चूहा घबरा जाता है, क्या करूँगा। जैसे ही जो आउल है वो उड़ना शुरू करता है, चूहे की तरफ आता है। अभी चूहा जो है बहुत परेशान। बिल्ली उसको बोलती, देखो अभी मैं बोल रही हूँ, तुम अगर मेरे पिंजरे में आकर के छुप जाओ तो मैं तुमको संरक्षण प्रदान करूँगी।
नहीं तो मृत्यु तुम्हारी निश्चित है। चूहा जो है आकर के बिल्ली के पिंजरे में घुस करके छुप जाता है। आउल आता है, थोड़ी देर बैठता है, देखता है कि ये तो ऑलरेडी पिंजरे के अंदर है, थोड़ी देर रुक करके चला जाता है। अभी चूहे के पास दो चॉइस है कि वो निकल करके सीधा अपने बिल में चला जाए और बिल्ली को उसी की हालत पे छोड़ दे। दूसरा ऑप्शन है वो उस बिल्ली का जो 3 तार का पिंजरा था उसे बिल्ली को आज़ाद करा दे। पर इसमें रिस्क क्या है? इसमें रिस्क है, क्या भरोसा, बिल्ली ने अगर बाहर निकल करके अटैक कर दिया, जो कि उसकी फितरत है। तो चूहा जो है धीरे धीरे जो 3 तार का जो पिंजरा था उसमें लेफ़्ट वायर काट देता है और राइट वायर जो है वो काट देता है। और बिल्ली बहुत शाबाशी देती है, अरे तुम्हारे तो बहुत बढ़िया दांत हैं, तुमने फटाफट 2 तार जो हैं काट दिए, फटाक से तुम तीसरा तार भी काट दो। जो बोलते हैं हाँ वेट थोड़ा रुको, मैं अभी इसको काटता हूँ। दिखता है कि शिकारी जो है वो थोड़ी दूर से दिखाई देना शुरू हो गया है। अभी वो 15 पेड़ की दूरी पर है। बिल्ली बोलती है अरे तुमने इतना फटाक तो काट दिया 2 तार, अभी ये तीसरा तार काटने में देरी क्यों? शिकारी जो है 10 पेड़ की दूरी पे आ चुका है, 9 पेड़, 8 पेड़, 7 पेड़, 6 पेड़। अभी बिल्ली की एंग्जाइटी लेवल बढ़ता जा रहा है, ये काटेगा भी कि नहीं काटेगा। 6 पेड़, 5 पेड़, 4 पेड़, बिल्ली होप खोना शुरू कर देती है। शी बिकम्स होपलेस। अभी ये चूहा कुछ नहीं करने वाला। जैसे शिकारी 3 पेड़ की दूरी तक आता है वैसे चूहा फटाक से उस मिडिल वाले तार को काट देता है। अभी बिल्ली के पास ऑप्शन नहीं, चूहे के पीछे दौड़ेगी। बिल्ली फटाक करके भाग जाती है, चूहा अपने बिल में चला जाता है। दिस इज कॉल्ड विन विन सिचुएशन। पहले केस में अगर चूहा बिल्ली के अंदर नहीं घुसता तो वो कहलाती लूज लूज सिचुएशन। क्यों? चूहा भी मारा जाता आउल के द्वारा और बिल्ली भी पकड़ी जाती शिकारी के द्वारा। अगर चूहा अपने बिल में बिल्ली से बचने के बाद वापस चला जाता है, इसको कहलाते हैं विन लूज सिचुएशन। चूहा तो जीत गया परंतु बिल्ली हार गई, क्योंकि उसको तो मरने में छोड़ दिया, परंतु बिल्ली ने तो एंड मौके पर उसकी रक्षा की है। अगर वो सिंपली 3 तार काट देता तो हो सकता है बिल्ली चूहे का शिकार कर जाती। तो इसको कहलाते हैं लूज विन सिचुएशन। हम तो हार गए परंतु सामने वाला जीत गया। तो विन विन सिचुएशन निकालने में सबसे ज़्यादा दिमाग खर्च होता है, और ये थी विन विन सिचुएशन कि चूहा भी बच गया और बिल्ली भी बच गई। करेक्ट। तो ये विन विन सिचुएशंस हम जितनी ज़्यादा अपने जीवन में निकाल पाएंगे उतना ज़्यादा हम सफल रहेंगे। कहते हैं हमारा जीवन जो है एक बांसुरी की तरह है जिसमें समस्या रूपी अनेक छेद हैं, परंतु जिसने बजाना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। यहीं पे विराम दूंगा। धन्यवाद। मैं आईजी सर से रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो कुछ 2 शब्द बोलना चाहें तो। सेशन का कोई पॉइंट सही, कोई सुधार हमारे में होना चाहिए। सर्वप्रथम तो मैं स्वामी जी को बहुत बहुत आभार देना चाहूँगा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने आज बहुत अच्छी बातें हमारे पुलिस विभाग के लोगों को बताई। और मुझे लगता है कि जैसा हम लोगों का डिस्कशन हुआ था, कुछ चीज़ें आपने बिल्कुल वैसी ही उसको यथार्थ में, उसको मूर्त रूप में आपने उतारा है। बहुत अच्छी बातें आज बोली गई और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग इन बातों को अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम ये मान लेते हैं कि भाई बात हो गई, बात सुन भी ली, पर ये सच्चाई नहीं है। हम ये मान के चलते हैं, हम ये मानते हैं कि अब असली ज़िंदगी तो जैसे ही बाहर जाएंगे तो असली ज़िंदगी तो वो है। तो बस यहाँ सुना तो यहाँ सुन लिया, असली ज़िंदगी में जाके तो हम वही करेंगे जो हम आज तक करते आए। तो कुल मिलाकर ये है कि ज़िंदगी में जब भी मौका मिले, जब समय मिले कि अब सुधरने का कोई ज्ञान मिला है तो ज़रूर ही सुधरना चाहिए। वो एक उदाहरण स्वामी जी में देना चाहूँगा। हो सकता है थोड़ा मैं भूल भी गया हूँ। ये सिकंदर महान के साथ का हुआ किस्सा है कि सिकंदर जब आधी दुनिया को जीत चुके थे
और वो उसके बाद दुनिया के अन्य देशों को फतह करने के लिए निकल रहे थे। तो रास्ते में उन्हें एक फ़कीर मिला। तो वो फ़कीर सोया पड़ा था। सिकंदर को किसी ने मैसेज किया कि साहब बड़े पहुँचे हुए फ़कीर हैं, तो एक बार दर्शन करने जाइए। तो जैसा अपने आप ही होता है कि जब ऐसा कुछ मैसेज मिलता है कि बड़ा पहुँचा हुआ ज्योतिषी आए हैं तो हम सब पहुँचते हैं। तो ऐसे ही सिकंदर महान भी उससे मिलने के लिए गए। तो वो लेटे लेटे उसने बोला कि भाई ये बताओ कि तुम क्या करने जा रहे हो। तो बोले अभी मैंने हिंदुस्तान को जीता है, अब मैं फलां देश को जीतने के लिए जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि यार इसके बाद क्या करोगे। तो उसने कहा कि इसके बाद मैं जो है वो रशिया को जीतूँगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, इसके बाद क्या करोगे। बोले इसके बाद मुझे ऑस्ट्रेलिया जीतना है। मैंने कहा इसके बाद क्या करोगे। तो उसने कहा, वो सोच में पड़ गया सिकंदर कि भाई अब इसके बाद क्या, दुनिया ही जीत ली। तो सिकंदर ने कहा कि यार इसके बाद मैं चैन से सोऊंगा गुरुजी, मैं सारी दुनिया जीतने के बाद चैन से सोऊंगा। तो उस फ़कीर ने कहा कि भाई इसके लिए दुनिया जीतने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी चैन से सोया पड़ा हूँ। और उसने कहा कि जो मेरी खाट है इसके पास अभी एक खाट की जगह और है, तो तू सब छोड़ मेरे पास आ जा और चैन से सो। उसके लिए इतनी मेहनत करने की आवश्यकता कतई नहीं। अब तो सिकंदर महान के तोते उड़ गए। उसने कहा कि भाई इतनी मेहनत की, साला इतना युद्ध वुद्ध जीते अपन, सब गए और कहानी तो यहाँ आके बिल्कुल इसने ख़त्म ही कर दी। अब सिकंदर ने अपना दिमाग लगाया। उसने कहा कि महाराज जी आपकी बात तो एकदम सही है, पर अब तो आधा रास्ता निकल आया, अब तो आधा रास्ता चल लिया, अब कैसे लौटूं। तो वकील ने कहा कि देखो भाई दुनिया में किसी ने भी अपनी यात्रा पूरी नहीं की, सबको अधूरा ही छोड़ के जाना पड़ता है। अभी भी समय है, खाट की एक जगह और है, तो तुरंत आ जा और यही खाट अपनी बिछा ले। तो कुल मिलाकर ग्रीड का कोई अंत नहीं है। जैसे स्वामी जी ने कहा कि नीड की ओर ही हम लोग ध्यान दें। एक बहुत अच्छी बात आपने कंपैरिजन को लेकर भी की, और वो मुझे लगता है कि हम सब अपने जीवन में करते हैं। कभी हम अपने बच्चों को लेकर कंपैरिजन करते हैं, कभी हम पड़ोसी को लेकर करते हैं, कभी हम अपने सहयोगी साथी को लेकर करते हैं, कभी हम अपने सुपीरियर को देख के कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन थोड़ा तो हो, हेल्दी हो, ताकि आगे बढ़ने का, आपकी मेहनत करने का मादा आपके अंदर हो, लेकिन अनहेल्दी कंपटीशन करने की कोई आवश्यकता कतई नहीं है। तो बहुत अच्छी बातें आज स्वामी जी ने कही, और मुझे लगता है कि इन सब बातों को हम अपने काम में ज़रूर उतारें। आज का जो हमारा उद्देश्य था वो ये था कि हम जिस काम के लिए हैं उस काम में हम अपने आप को उतारें। और बहुत ही अच्छा, मैंने इतना अच्छा सही में एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना अच्छा आज आपने यहाँ सभी लोगों को बताया। इट्स रियली मोर देन आवर एक्सपेक्टेशन। आपने बहुत ही अच्छी बातें मुझे बताई और हम सभी लोगों को बताई। और एक चीज़ मैं ज़रूर आप लोगों को बोलूँगा कि स्वामी जी ने जो जो बातें बताई उसका अगर आप सबसे अच्छा फ़ायदा किसी सर्विस में उठा सकते हो तो वो पुलिस में उठा सकते हो आप। क्योंकि जितना पुरुषार्थ और परमार्थ करने का मौका आपको इस नौकरी में मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि शायद ही किसी और सर्विस में आपको मिलेगा। तो भगवान ने ये मौका दिया है कि हम अपना अगला जीवन भी सुधारें, तो उसको ख़राब करने की बजाय अगला जीवन सुधारें, वो हमें करना चाहिए। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राघव स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन जिनने इतना पेन लिया और एक बहुत अच्छा मेरे सभी पुलिस कर्मचारियों को यहाँ बुलाया और आपने उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से कंडक्ट कराया, आपका भी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर, कार्यक्रम के अंत में निवेदन करूंगा हमारे आईजी साहब से कि वे पुष्प कुछ भेंट करके महाराज जी का स्वागत करें। सर, राधा स्वामी जी का भी सर स्वागत करें।
और कार्यक्रम के अंत में मैं पूरे पुलिस विभाग की ओर से हमारे स्वामी जी और इनकी पूरी टीम के बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप यहां पर आए और आपने इतना अच्छा मोटिवेशन पे लेक्चर दिया। थैंक यू। हरे कृष्णा। आप सबके अवलोकनार्थ श्री प्रभुपाद जिन्होंने पूरी दुनिया में परिवर्तन ला दिया पिछले 50 सालों में, उनकी किताबें कुछ बाहर हैं, तो आप जैसा उचित समझें वैसा अवलोकन कर सकते हैं। हरे कृष्णा।